तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। हेलो बच्चा लोग, मैं आशीष पटेल एक बार फिर से आप सभी का मैथिक्स मोहल्ला में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ही बहुत ही खतरनाक तरीके से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को ख़त्म करने वाले। आज इसकी मैयत निकाल के ख़त्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज़ कितने टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, कैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट करेंगे, कैसे जो है दो वेक्टर्स की शिफ्टिंग कैसे होती है, क्या उन्हें पैरेलल शिफ्ट करा जा सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत फुल्ली डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में बढ़िया से एक्सप्लेन करा था। तो आप जो है पिछले लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, आज चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। आखिर टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए पहले पे बात करेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, पहली बात तो जो वेक्टर क्वांटिटीज है मैंने बताया था पिछले क्लास में कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, तथा शुड बी डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करनी चाहिए। मतलब दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी योग के सदिश नियम का पालन करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। यानी इनमें डायरेक्शन भी होता है, इनमें जो है मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इक्वल वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स, जो भी वेक्टर दिए गए हैं, गिवन vectors are same, then they will be equal vectors. इक्वल वेक्टर्स मतलब कि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम। आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है दो वेक्टर्स के इक्वल होने की। चलिए अब बात करते हैं दो वेक्टर्स, जैसे मैग्नीट्यूड जो होता था वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि वेक्टर को इस तरीके से एक टेल बना लेते हैं और उसको एरो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो हेड होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड सेम यानी लेंथ सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन यानी हेड का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ जब सेम होंगे। चलिए ये तो इक्वल वेक्टर्स हो गए। अब आपसे इक्वल वेक्टर्स वी विल डिस्कस अबाउट अनइक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं अनइक्वल वेक्टर्स? तो अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होंगे जिनके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक ना एक अलग होना चाहिए। दोनों भी अलग हो सकते हैं, दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक भी अगर डिफरेंट हो गए तो वो अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो अनइक्वल वेक्टर्स पे अब चर्चा करेंगे। अनइक्वल वेक्टर्स दूसरा हो जाएगा अनइक्वल वेक्टर्स। इसमें लिख दो, या तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो अनइक्वल वेक्टर्स में, दोज वेक्टर्स ऐसे लिखो, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ are different। Those vectors whose magnitude or direction are both different, मतलब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ये दोनों
डिफरेंट हो, तो चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन या फिर दोनों डिफरेंट हो, अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वेक्टर दे रहा हूँ, F1 दे रहा हूँ 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में मैंने दे दिया, और F2 को मैंने दे दिया 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस पे जो है F1 इधर ईस्ट डायरेक्शन में लगा है, और F2 जो है 5 न्यूटन का ये भी है, और दूसरा जो F2 है वो वेस्ट डायरेक्शन में लगा है, ये भी 5 न्यूटन का है। देखो डायरेक्शन अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो जाएंगे, तब अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब ये से ये एग्जाम्पल हो गया, ये मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये अनइक्वल वेक्टर्स हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, दोनों को मैं, जैसे एक बॉडी है, जैसे F1 बराबर मैं दे दूँ 4 न्यूटन ईस्ट में ही दे दूँ, और F2 बराबर मैं दे दूँ 5 न्यूटन, ये भी ईस्ट में ही दे दूँ। देखो डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट, तभी ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। जैसे ये बॉडी थी, इसी पे सेम डायरेक्शन में इधर ही F1 भी लगा है बिल्कुल, और इधर ही F2 भी लगा है बिल्कुल। F2 ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है, इधर ही F1 भी लगा है और इधर ही F2 भी लगा है। F2 जो है 5 न्यूटन है और F1 4 न्यूटन है, तो देखिए ये भी अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। तीसरा एक एग्जांपल, दोनों अलग हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है और डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा 10 न्यूटन F1 दे दिया, ये दे दिया ईस्ट में, और F2 में दे दे रहा हूँ 10 न्यूटन, 10 नहीं दोनों अलग कर देता हूँ, ये 12 न्यूटन वेस्ट में। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। मतलब कि अनइक्वल वेक्टर्स में केवल मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तब भी अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, केवल अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तब भी अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है तब भी अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं तीसरे पे, अनइक्वल वेक्टर की बात हम नंबर लगाएंगे पैरेलल वेक्टर्स के। चलो कौन से हैं पैरेलल वेक्टर्स? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल वेक्टर्स। इन्हीं ये पैरेलल वेक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं समांतर सदिश, हिंदी में इनको बोलते हैं समांतर सदिश। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए सिर्फ इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए है कि इनका जो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो होना चाहिए सेम। मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की कोई गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट बी सेम, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस हमें डायरेक्शन क्या करना है, सेम करना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ए ये है और ये देखिए बी वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड तो देखिए छोटा बड़ा डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, यानी दो वेक्टर्स के बीच में थीटा जो होता है, अच्छा एंगल जब निकालना होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम एंगल जब लेते हैं तो या तो हम हेड टू हेड, हेड से हेड के बीच में, या टेल से टेल के बीच में देखते हैं एंगल। तो यहाँ पे थीटा जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ सही है बिल्कुल। तो इसमें जो है दो वेक्टर्स, इसमें थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इसमें देखेंगे आप तो ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों थीटा 0 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो टेल को टेल मिलाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, थीटा 0 बन जाएगा। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो तो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, या फिर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तब भी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। उम्मीद है कि पैरेलल वेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। पैरेलल के बाद हम चर्चा करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसमें डायरेक्शन क्या होता है दो वेक्टर का भैया, अपोजिट होता है बिल्कुल। इन दो
अपोजिट होता है इनका डायरेक्शन, उल्टे में, एक का मुंह इधर तो एक का मुंह इधर, एकदम नाराज, जैसे जो कपल जब होते हैं, जब बीच में झगड़ा हो जाता है तो एक ऐसे मुंह करके इधर, एक दूसरा वाला मुंह करके इधर, तो एक का डायरेक्शन इधर होगा, एक का डायरेक्शन इधर होगा। अपोजिट वेक्टर्स में जो है डायरेक्शन अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये मैंने इधर बना दिए, एक जस्ट इसके अपोजिट में, अगर इनका टेल टेल मिलाएंगे तो बीच में थीटा देखेंगे, इसका मुंह इधर इसका मुंह इधर, तो टेल से टेल के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री। तो मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए इनमें 180 डिग्री होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी हो सकता है इनका, मैग्नीट्यूड के बारे में आप समझ लीजिए कि कुछ भी मैग्नीट्यूड उससे। अब बात करते हैं अगली, आगे चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स 5th नंबर में आ जाएगा अपना कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब इफ, मतलब कि वेक्टर्स शुड लाई इन सेम प्लेन व्हेन 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स। वेक्टर्स जो होंगे सेम प्लेन में होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो व्हेन 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन देन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मतलब कि ये सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। प्लेन से मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड का ये प्लेन हो गया, अगर इफ 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स आर लाइज इन द सेम प्लेन तब वो कोप्लेनर हो जाएंगे। जैसे मैं इन दोनों मार्कर की बात, जब भी 2 वेक्टर होते हैं तो वो 2 वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये 2 वेक्टर्स है, अगर इसको मैं देखूं तो देखो एक प्लेन अगर यहाँ बनाना चाहूँ तो एक प्लेन में ये दोनों देखो टच कर जाएंगे। अगर ऐसे एक प्लेन, एक सीट लगा दूँ तो क्या दोनों टच कर जाएंगे कि नहीं, सेम प्लेन में लाई कर जाएंगे। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं लाई कर जाएंगे सेम, ये दोनों। अगर मैं इसी तरीके से देखो इनको व्हाइट बोर्ड पे भी लगाना चाहूँ, 2 वेक्टर्स कैसे भी आप अरेंज कर दीजिए, ये व्हाइट बोर्ड पे सेट हो जाएंगे, यानी ये कोप्लेनर हो जाएंगे। ऐसे भी मैं अरेंज कर दूँ, कोई बात नहीं, ऐसे अरेंज कर दीजिए। अगर ऐसे भी अरेंज है तो आप कहेंगे सर जी ये पलट के ऐसे कर देंगे तब भी सेम प्लेन में। चलिए ठीक है, अगर मैं 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स को किसी भी तरीके से आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, चाहे आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए तब भी सेम प्लेन में जाके सटा देंगे, ऐसे कर लोगे तब भी सट जाएगा, ऐसे कर दोगे तो ये भी जो है ऐसे पलट देंगे, सेम प्लेन में आ जाएगी, एक ही प्लेन में। तो 2 वेक्टर्स आल ऐसे लिख सकते हो कि जो 2 वेक्टर्स होते हैं, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये 2 वेक्टर्स जो होते हैं ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, यानी हमेशा जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर की बात करें तो हमेशा एक ही प्लेन में वो लाई करेंगे। कैसे भी आप 2 वेक्टर बना दीजिए, एक प्लेन हम ऐसे लगा देंगे, अगर ऐसा है तो ऐसे प्लेन ला देंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे। नहीं, बस कोई प्लेन अगर ऐसा इसमें एडजस्ट किया जा सकता है कि दोनों वेक्टर उस प्लेन में आ जाए तो कोप्लेनर कहे जाएंगे। अब एक बुक या फिर कोई सीट ले आ दीजिए, ऐसे सटा दीजिएगा तब भी ये दोनों एक ही प्लेन में उसमें टच करते रहेंगे। ऐसे हैं तो ऐसे प्लेन ला दीजिएगा, दोनों उसमें आ जाएंगे कि नहीं, सेट हो जाएंगे। नहीं, जैसे हाथ की हथेली है, अगर ऐसे ये हैं, बिल्कुल ये ऐसे हैं, ये हाथ की हथेली में दोनों टच कर गए, ठीक है, ये कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी होते, हाथ की हथेली ऐसे लगा देते, कोप्लेनर हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे मान लीजिए कि मोर देन 2 वेक्टर्स है, ऐसे इसको देखिए तो ये आप कोशिश करिए इसको एक प्लेन में लाने की। ये दोनों तो एक प्लेन में आ जा रहे हैं, हाथ टच हो पा रहा है, लेकिन इसमें टच नहीं हो पा रहा है। ये दोनों तो 2 तो कोप्लेनर थे, लेकिन ये जो है कोप्लेनर नहीं है। अगर इन तीनों को मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँ तो अब देखिए हाथ रखेंगे तो ये टच हो जाएगा, बिल्कुल टच हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी टच हो जा रहा है, तो यानी कि ये कोप्लेनर है। अभी इसमें टच कर रहे हैं तो ये कोप्लेनर मतलब टच हो जा रहा है। 3 को हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये एक प्लेन में हो अगर 3 वेक्टर हैं, और ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि एक प्लेन में नहीं हो। अभी देखिए एक प्लेन में नहीं है, ऐसे एडजस्ट कर दो तो एक प्लेन में है, यानी व्हाइट बोर्ड को टच कर रहे हैं। तो यानी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन 3 वेक्टर्स जो होंगे मे और मे नॉट बी कोप्लेनर।
हम इनको जैसे एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर 3 वेक्टर्स जो है कुछ एक ही प्लेन में ऐसे एडजस्ट कर देंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे, ऐसे लगा देंगे कभी भी तीसरा वाला इस सेम प्लेन में आ ही नहीं पाएगा, तब कोप्लेनर नहीं होंगे। चलिए कोप्लेनर के बाद हम चलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की तरफ। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स when two are more than two vectors, when two are more than two vectors lies ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन पे जब ये लाई करें जैसे, तब ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे दूं, देखो ये लाइन है, एक वेक्टर ये है, ये इस लाइन पे थी, ऐसे लाइन जा रही, इसी लाइन पे एक दूसरा वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर ये है, अब बिल्कुल सेम इसी लाइन पे एक वेक्टर भी है। तो आप देख लीजिए कि ये कोलिनियर, जब एक ही लाइन पे ये भी लाइन मान लीजिए ऐसे आगे चली जा रही, तो इसी लाइन पे वेक्टर ए भी है, इसी लाइन पे वेक्टर बी भी है, तो ये जो हुआ कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। मान लीजिए इस लाइन का नाम यल दे दूँ, तो इसी यल लाइन पे वेक्टर ए भी लाई कर रहा है, वेक्टर बी भी। व्हेन टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन, देन those vectors will be called कोलिनियर वेक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि कोलिनियर वेक्टर्स आपको समझ में आया होगा कि मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर्स अगर एक ही लाइन में लाई करें, एक ही लाइन पे लटके हैं, लदे पड़े हैं, रखे हैं, स्थित हैं, दैट मीन्स वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। एक ही पे लटके रहे, चिपके रहे, मतलब एक ही लाइन पे हो। समझ रहे हैं, बात समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। कोलिनियर के बाद हम कॉन्करेंट वेक्टर की बात करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं छठे पे, कॉन्करेंट वेक्टर की तरफ। कॉन्करेंट वेक्टर, चलिए कॉन्करेंट वेक्टर्स, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है, लाइन ऑफ एक्शन, ये शुड बी सेम। इनका लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम। जैसे मैं 3-4 वेक्टर बना दूँ, एक जैसे एक पॉइंट है, ये फिर ब्लॉक है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक फोर्स जो है F1 उधर लग रहा है, इसी पॉइंट पे एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, इसी पॉइंट पे एक फोर्स F3 इधर लग रहा है, इसी पॉइंट पे एक फोर्स F4 इधर लग रहा है। आप ध्यान से देखिए कि जो F1, F2 एंड F3 एंड F4 है, देखो सेम लाइन पे है, मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ एक्शन, एक ही पॉइंट पे एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन भाई, पॉइंट ऑफ एक्शन शुड बी सेम। मतलब जिस पॉइंट पे ये काम कर रहे हैं वो एक ही। देखिए इसी पॉइंट पे F1 भी एक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे F2, इसी पॉइंट पे F3, इसी पॉइंट पे F4। जब व्हेन टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, देन those vectors will be called concurrent vectors। that means जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन अगर सेम है तो वो कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कॉन्करेंट समझ में आया होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि when two are more than two vectors intersect each other at same point, ऐसे भी समझ सकते हो when two are more than two vectors intersect each other at same point। तो ऐसे मतलब F1 इधर है ऐसे बना दिए, और F2 में इधर ऐसे बना दिए। मान लीजिए कि ओ माय गॉड सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये F3 मैंने इधर बना दिए, तो ये भी जो है कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक पॉइंट पे जो है कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सेम पॉइंट, देन दोज वेक्टर्स विल बी कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स में आप ये भी समझ सकते हो, ये अगर दो से ज़्यादा वेक्टर, दो या दो से अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब भी कॉन्करेंट कहलाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ
एक्शन इनका सेम है तब भी ये कॉन्करेंट कहलाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्करेंट वेक्टर्स के बाद हम चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर क्या है, फिर जीरो वेक्टर क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। चलिए तो अब 7वें पे चलते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर पहले चर्चा कर लें। चलो यूनिट लिख दिए तो यूनिट वेक्टर पे ही चर्चा कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर नाम से स्पष्ट है, यूनिट शब्द जुड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर हो जाए। कोई भी वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। चाहे जो जैसे कोई भी वेक्टर दिया अगर मैग्नीट्यूड 1 है उसका तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन तो होता ही है। तो इसका बेसिकली जो यूज होता है इट इज़, ऐसे आप समझ सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू गिव डायरेक्शन, इट इज़ यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये जो यूज किया जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन देने में, यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है, वेक्टर कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो उसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो किसकी मदद से निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता नहीं। यूनिट वेक्टर जो भी होता है, यूनिट वेक्टर बस डायरेक्शन देता है किसको, वेक्टर क्वांटिटीज़ को। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। चलिए ये हो गया इतनी बात, आगे हम चलते हैं। अब यूनिट वेक्टर के बाद हम जीरो वेक्टर की बात करेंगे। जीरो वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, सेम उसी तरीके से जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा भाई। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जीरो वेक्टर का, इसमें जो मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन द वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन इसका होता है, और डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, आर्बिट्री डायरेक्शन होता है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन मतलब कहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं रहता जीरो वेक्टर का डायरेक्शन। लेकिन हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हम पहले जो है हेड टेल मेथड से ऐड करेंगे दो वेक्टर्स को। उसके बाद जो है वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे इस देश की शान है और जिस सरजमी पे आप सांस लेते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हुआ